नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या एनडीए गठबंधन बिखर गया है? और यह सवाल बहुत गंभीरता के साथ मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एनडीए नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब एनडीए हुआ करता था तो उस गठबंधन के एक संयोजक हुआ करते थे, और आमतौर पर जब भी कोई गठबंधन या गठबंधन सरकार बनती है तो उस गठबंधन में कोई संयोजक अथवा चेयरपर्सन का पद जरूर होता है। आप 1989 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी के पहले के दौर में, जो 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी, जो पहली गठबंधन सरकार थी केंद्र में, और उसको रामो वामो का गठबंधन कहा गया, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। उस राष्ट्रीय मोर्चा के पास भी अपना एक चेयरपर्सन था, एनटी रामाराव। ठीक उसी तरीके से 1996 में एक संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, दो अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में, इंदु कुमार गुजराल और उनके पहले एचडी देवेगौड़ा। उस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू के रूप में एक संयोजक मौजूद थे। उसके बाद 1998 से 2004 के बीच नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। उस गठबंधन के भी एक मुखिया थे संयोजक के रूप में, जॉर्ज फर्नांडिस। उसके बाद के दौर की बात करें, 2004 से 2014 यूपीए की सरकार रही, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और उस यूपीए की सरकार जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रही, उस सरकार में एक चेयरपर्सन यूपीए की तरफ से जरूर हुआ करती थी, सोनिया गांधी। 2014 से 2024 का दौर तो एक दल की व्यवस्था का था। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 272 के आंकड़े को 2 बार पार कर गई। लिहाजा एनडीए है या बिखरा हुआ है, इस पर चर्चा की नौबत नहीं आई। लेकिन अब 2024 में 9 जून को जो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तीसरी बार शपथ ली, उस सरकार में एनडीए शब्द इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि बहुमत से 32 सीटें कम भारतीय जनता पार्टी के पास है। 240 की ही संख्या है और बहुमत का मैजिक फिगर 272 पर बनता है। तो इस लिहाज से एनडीए की जरूरत महसूस होती है। अब इस एनडीए के संयोजक कौन है, हमारे दर्शक ही हमें बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। मैं बहुत विनम्रता के साथ आप सबको बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि इस एनडीए में कोई संयोजक भी है। अब जरा इसके आगे बढ़ करके देखें कि इस एनडीए को मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या यह बिखर गया है। शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर जो विवाद चल रहा है कि एक खास समुदाय के लोगों की दुकान कांवड़ मार्ग में कथित रूप से नहीं खोली जाएगी, जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें जो चल रही है, उस पर सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता केसी त्यागी ने अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई। और उसके बाद तो आपत्तियों की बाढ़ आ गई एनडीए के अंदर से ही। नीतीश कुमार की पार्टी के बाद जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी आपत्ति आ गई। थोड़ा और आगे बढ़कर देखें तो आपत्ति चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी जता दी गई कि यह गलत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आपत्ति दर्ज करा दी। तो सवाल यह उठता है कि तमाम आपत्तियों के बावजूद क्या यह माना जा सकता है कि एनडीए बचा हुआ है? और जब एनडीए नहीं बचा हुआ है तो यह सरकार कैसे बची हुई है? यह सवाल अपने आप में बहुत पेचीदा सवाल है। दक्षिण के जो एनडीए के घटक दल है, मसलन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी, पश्चिम के जो घटक दल हैं, मसलन एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन दोनों की तरफ से अभी तक आपत्ति नहीं आई है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मांगों का पुलिंदा दिल्ली आ गया है। वो खुद 2 बार दिल्ली आ गए हैं और उनकी मांगों को पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कितना ध्यान दिया, वो महज 3 दिन बाद 23 जुलाई को बजट में पता चल जाएगा। और तब और पुख्ता रूप से कहा जा सकेगा कि एनडीए है या एनडीए बिखर गया। फिलहाल इस मुद्दे पर, कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर तो एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी जब गठबंधन बनता है तो गठबंधन को चलाने के लिए, और खासकर गठबंधन जब सत्ता में होता है, तो उस सरकार को चलाने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जरूरत होती है। अंग्रेजी में उसे सीएमपी कहते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। आपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम यूनाइटेड फ्रंट के दौर में भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए के दौर में भी देखा, और मनमोहन सिंह के यूपीए के दौर में भी देखा। लेकिन आज इस सरकार में
ना तो कोई 100 दिनों का एजेंडा आया, जैसे 2014 और 2019 की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार ढोल पीट कर कहती थी कि 100 दिनों का एजेंडा। क्या आपने कहीं सुना कि 100 दिनों का कोई एजेंडा आया हो? किसी भी सरकार, मौजूदा सरकार ने 100 दिनों का कोई एजेंडा रखा हो? वैसे आमतौर पर 100 दिनों का एजेंडा किसी सरकार का होना नहीं चाहिए। सरकार का एजेंडा दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक ही होना चाहिए। अब इतना दीर्घकालिक नहीं जो 1000 वर्ष के भारत का निर्माण करने की दिशा में आगे चली जाए, लेकिन 5 वर्षों का एजेंडा तो जरूर होना चाहिए, जब तक के लिए मैंडेट मिला हुआ है। और अस्थायी अवसंरचना के निर्माण की दिशा में, चाहे वो सामाजिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल कॉलेज अस्पताल हो या हाईवे रेलवे हो, इस पर सरकार के पास एक दीर्घकालिक नीति होनी चाहिए। लेकिन क्या 100 दिनों में इसके दर्शन आपको हुए? 100 दिन अभी पूरे नहीं हुए। 9 जून से लेकर के अभी तक की बात करें तो 40-42 दिन तो जरूर हो गए हैं। तो क्या इन 40-42 दिनों में आपको कोई इस सरकार का एजेंडा दिखाई दिया? कोई सरकार का स्पष्ट दर्शन आपने देखा कि सरकार की नीति क्या है, इस सरकार का स्वरूप क्या, एजेंडा कोई लेकर के आ रहा है? इन सब का दर्शन अभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो सवाल उठता है कि एनडीए के पार्टनर्स की भागीदारी कितनी है? क्या नीति आयोग में ललन सिंह को और चंद्रबाबू नायडू के प्रतिनिधि मंत्री को शामिल कर लेने से एनडीए बन जाता है? क्या जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को नीति आयोग में रख लेने से कोई एनडीए गठबंधन बन जाता है? सवाल यह है कि आंकड़ा जारी करने वाला नीति आयोग क्या इस देश के उन तमाम आंकड़ों को लेकर सामने आ पाएगा जिन आंकड़ों के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि भारत के मौजूदा दौर की सरकार के रहते हुए इस देश के आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं करता? और बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे डेटा आ भी नहीं रहे कि गरीबी कितनी है, जनसंख्या की ग्रोथ रेट क्या है, क्योंकि जनगणना ही 2021 में नहीं हुई ही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि इस सरकार के दौर में जब एनडीए ही नहीं है, कागज पर सिर्फ एनडीए दिखाई देता है, संसदीय दल का नेता चुने जाने के लिए एनडीए दिखाई देता है, जब प्रधानमंत्री के बगल में एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ नीतीश कुमार बिठा दिए जाते हैं, तब एनडीए दिखाई देता है। उसके अलावा ये रस्म अदायगी आगे कहीं दिखती नहीं है। तो इस परिस्थिति में ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी? नीतीश कुमार के पास, उनके राज्य में, उनके अफसरों के पास ईडी भेज दी जा रही है। चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और इन सब से आगे बढ़कर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद सिंधे गुट के सांसद कहां जाएंगे, इस बात का बखूबी अंदाजा पूरे देश को भी है। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को सिर्फ एनडीए का अमली जामा पहनाकर किस प्रकार से भाजपा के एजेंडे को लागू करवाना चाहती है, जरा असम के मुस्लिम मैरिज एक्ट को जिस प्रकार से रद्द करने का काम हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने किया है, उसमें इसे आप देख सकते हैं। कांवड़ यात्रा में देख सकते हैं कि कांवड़ यात्रा में वही होता हुआ नजर आ रहा है जो एक दौर में प्रधानमंत्री ने एक खास किस्म का बलवा फैलाने वाले लोगों के लिए कपड़ों से उनकी पहचान करने की बात कही थी। तो क्या दुकानदारों की पहचान कपड़ों से होगी? क्या दुकानदारों की पहचान उनके नाम से होगी, उनके आधार कार्ड से होगी, उनके वोटर आईडी से होगी? क्या बतौर हिंदुस्तान के नागरिक कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर दुकान नहीं लगा सकता? और दुकान लगाने के पहले उसके अपना नाम और सरनेम दोनों बताना होगा। ये एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो भारत के बुनियादी ढांचे को कलंकित करता नजर आ रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर एक काले धब्बे की तरह आ रहा है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो जिस गंगा जमनी तहजीब, जिस धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना, जिस पंथ निरपेक्ष समाज की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, उसे धूल धूसरित करता हुआ नजर आ रहा है। फिर न तो संविधान की मूलभूत भावनाओं के प्रति इज्जत बची है, खासकर सत्ता में बैठे हुए दल के लोगों में जो साफ दिखाई दे रहा है, और ना ही गठबंधन धर्म का कोई पालन होता हुआ दिख रहा है। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वहां कर क्या रहे हैं? चिराग पासवान वहां कर क्या रहे हैं? कौन सी दलित उत्थान का काम हो रहा है कि चिराग पासवान वहां बैठे हुए हैं? कौन सा किसानों की एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले का काम हो रहा है कि जयंत चौधरी वहां बैठे हुए हैं? दरअसल अब उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों के लोकसभा चुनाव के नतीजे ने बता दिया कि नेता मायने नहीं रखते, पार्टियां मायने नहीं रखती। कई हिस्सों में चुनाव जनता ने खुद लड़ा है, और जब जनता चुनाव लड़ने पर आ गई है
तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू या जयंत चौधरी और चिराग पासवान, आखिर ये लोग बस एनडीए नाम का एक नेम प्लेट भी जहां कहीं दिखाई नहीं देता, उस एनडीए के नाम पर कब तक खुद मुगालते में रहेंगे और कब तक अपने समर्थकों और देश के लोगों को मुगालते में रखेंगे, इस सवाल से जूझना उन्हें भी होगा। इस सवाल के इर्द गिर्द सियासत उन्हें भी करनी होगी। लेकिन इस सवाल को उठाने में क्या मंत्री पद चिराग पासवान के आड़े आ रहा है? क्या मंत्री पद जयंत चौधरी के आड़े आ रहा है? और ईडी रेड के बावजूद नीतीश कुमार कब इंडिया गठबंधन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या इसकी तारीख ढोल पीटकर मुनादी नीतीश कुमार करेंगे? कई सवाल एक साथ जब उलझते हुए नजर आए और उस सवाल में हिंदुस्तान की बुनियादी पहचान जब प्रभावित होती हुई नजर आए, तो फिर 100 दिन, 200 दिन या 1000 दिन के एजेंडे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक दल अपनी पहचान, अपनी आइडियोलॉजिकल पहचान, अपनी वैचारिक विरासत को लेकर कितने सजग और गंभीर है। ये सवाल पत्रकारों का नहीं बल्कि जनता का सवाल बन जाता है। ये सवाल ड्राइंग रूम का नहीं, ये सवाल सड़क के संघर्षों का सवाल बन जाता है। और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जब जवाब देने की बारी करीब आ रही है, तो याद रखिए संसद का सत्र भी करीब आ रहा है, बजट भी करीब आ रहा है। और इस बजट के साथ पिटारे तो बहुत से खुलेंगे, लेकिन क्या एनडीए शब्द भी इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, इसको अगर ज्यादा मौजूद तरीके से कहा जाए तो बजट देखिए और बजट के प्रावधान देखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।